हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम उस शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि इंडिया का सबसे बड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी। तो आपको सभी को पता होगा कि बजाज फाइनेंस में जो वॉलेटिलिटी रहती है और जो कि मतलब एक तरीके से जिस तरीके से ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है उस तरीके से बजाज फाइनेंस के शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो ये पर्सनली मेरे को एक स्टॉक ये बहुत बढ़िया लगता है। और मेन तो इंट्राडे जो जो लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए तो ये स्टॉक एकदम मतलब क्या कहते हैं कि सोने पे सुहागा। मतलब इतना स्टॉक ये मूवमेंट दे देता है। और जिन लोगों को सही से इंट्राडे करना आता है तो वो स्टॉक में आराम से दिन के 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक स्टॉक में आराम से कमा लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी है? ये क्या इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इसलिए चलिए हम इसमें एनालिसिस शुरू करते हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। और मतलब नॉन बैंकिंग मतलब क्या कहते हैं कि ये बैंक से रिलेटेड इसका काम नहीं है। मतलब क्या कहते हैं कि जो जैसे आपका ICICI बैंक हो गया, मतलब पहले पैसा लिया फिर दिया, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर डायरेक्ट मतलब पहले पैसा देने का होता है और फिर लोन पे ये लोग मतलब अधिकतर ये लोग लोन पे पैसा देते हैं। मतलब कैसे होता है कि पैसा दिया और उसके ऊपर ब्याज लिया और फिर उसके बाद में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको भी ले लिया। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम ये होता है। और ये कंपनी लैंडिंग ऑन अलाइड एक्टिविटीज में काम करती है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि पहले पैसा देना फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है और उसके बाद एट दी एंड इनको प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है। अभी हाल ही फिलहाल में कंपनी के Q2 का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है। 36% प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। तो ये एक टेंशन वाली बात है। जबकि NII ने ये सोचा था कि इसमें 4% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इसमें 36% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है इसका। लेकिन कोविड के चलते इसमें कोई चिंताजनक वाली बात है नहीं। कोविड के चलते कंपनी ने थोड़ा प्रोविजन बढ़ाया है और इसके चलते भी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। और कोविड के चलते कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी में क्या कहते हैं कि अपने एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा हुए हैं, उसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। लेकिन अगर कस्टमर बेस की बात करें कंपनी की, तो कंपनी का कस्टमर बेस अभी भी सेम है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे कंपनी की जो मेन फैक्टर्स हैं आप एक देखिए स्टॉकों की, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 1,96,859, मतलब आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 2 लाख करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर आप राउंड ऑफ फिगर में देखा जाए तो एक मतलब क्या एक तरीके से देखें तो कंपनी एक बहुत बढ़िया कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसके पी रेशियो की बात करें तो 42.56 के पी रेशियो पे ये ट्रेड हो रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी मतलब 5-6 महीने पहले ये मतलब मार्च से पहले ये स्टॉक लगभग 70 के पी से ट्रेड हो रहा था। तो उसके मुकाबले तो ये काफ़ी सस्ता मिल रहा है अभी आपको। अगर इंडस्ट्री के पी से देखें तो इंडस्ट्री के पी के मुकाबले काफ़ी महंगा मिल रहा है। लेकिन ये एक प्रीमियम क्वालिटी स्टॉक है। ये इसमें एक ऐसी काबिलियत है कि ये आउट परफॉर्म कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ पर्सनली, लेकिन इसमें जो वॉलेटिलिटी दिखती है, जो मतलब अगर आप इसका जो कल का रिजल्ट है वो भी देखिए, 5% स्टॉक गिरा फिर वापस पूरा कवर कर दिया। जब क्लोजिंग प्राइस थी वो सिर्फ आधे % क्लोजिंग पे मतलब क्या कहते हैं कि स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को ट्रस्ट कितना है। इसमें बहुत बढ़िया वॉलेटिलिटी रहती है। इसको रिजल्ट से कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। कंपनी की बुक वैल्यू देखेंगे हम तो कंपनी की बुक वैल्यू भी 527 रुपये के लगभग है। तो बुक वैल्यू के मुकाबले देखा जाए तो इसकी ये स्टॉक बहुत काफ़ी महंगा है। और अगर ये मतलब इसका अगर प्राइस टू बुक देखेंगे तो 6.19 के लगभग अभी निकल के आता है। ये तो अभी भी फिलहाल कुछ नहीं है। अभी मतलब जब 6-7 महीने पहले तो ये स्टॉक क्या कहते हैं अपने 9 के पी तक भी पहुंच गया था। तो उसके मुकाबले भी आपको सस्ता मिल रहा है। और इसके डिविडेंड की बात करें तो स्टॉक ज़्यादा इतना अच्छा खासा डिविडेंड देता है नहीं। 500 का इसका डिविडेंड है। मतलब स्टॉक लगभग 10 रुपीज़ का डिविडेंड देता है और वो भी कुछ सालों में एक बार दे देता है। तो आप डिविडेंड के मुकाबले स्टॉक में नहीं देख सकते। ये स्टॉक मेन एक ग्रोथ स्टॉक से, मतलब इसमें क्या कहते हैं ग्रोथ देखना पड़ेगा आपको। अगर इसमें आपको लग रहा है कि इस कंपनी में ग्रोथ है तो ही आप इसको इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के बेसिस में, आप डिविडेंड के बेसिस पे नहीं, सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पे। इसका जो मार्केट लॉट है वो तो आपको पता ही है, एक शेयर ही ले सकते हो आप।
अर्निंग पर शेयर भी कंपनी की 76.77 है, ये बहुत खासी अच्छी बात है। मतलब बैलेंस शीट में कंपनी एक स्ट्रॉन्ग है, एक प्रीमियम अच्छा काम कर रही है कंपनी। एक इसकी डिलीवरी देखेंगे तो आप मतलब 9.39% के लगभग इसकी डिलीवरी है। मैं क्या बोल रहा था कि ये स्टॉक में इतनी वॉलेटिलिटी रहती है कि लोगों को इंट्राडे में उतना प्रॉफिट हो जाता है जितना कि लोगों को क्या कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में नहीं होता है ना, उतना ये स्टॉक इंट्राडे में आपको प्रॉफिट करके दे देता है। तो ये मेन स्टॉक इसकी ये एक चिंताजनक वाली बात है कि ये स्टॉक कभी भी गिर सकता है और कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि इंट्राडे बहुत ज्यादा है, और जिसके अंदर इंट्राडे बहुत ज्यादा होता है तो वो बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक्स होते हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए। ये इसकी एक नेगेटिव बात है, क्योंकि इसके अंदर लोग लॉन्ग टर्म नहीं इंट्राडे के लिए मेन काम करते हैं। और ये जो मैं डेटा लेके आया हूँ, मैं इसके लिए एक बार आपको बता दूं कि ये डेटा मार्च 2020 तक का ही है। इसके ऊपर का जो डेटा है, मतलब अभी का जो रिजल्ट आया है, उसमें ये डेटा इंक्लूड नहीं है। अगर इसकी टॉप लाइन बॉटम लाइन अगर हम मार्च 2020 तक देखें तो मतलब कंपनी रॉकेट की तरफ भाग रही है। और मतलब 2019 से 2020 के अंदर तो आप देखेंगे कि 8,000 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और 8,000 करोड़ अगर आप इसको अगर परसेंटेज वाइज अगर आप चेंज बोलोगे तो ये लगभग मेरे ख्याल से 50% कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है। और 50% YOY इंक्रीज होने का मतलब है कि कंपनी एकदम आउट परफॉर्म करके गई है। और इसके बाद अगर आप देखोगे कि मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ गया है, और एक तरीके से देखा जाए तो इतना सा रिजल्ट अगर डिक्लाइन हो रहा है कंपनी का, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर कंपनी की आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो पिछले क्वार्टर से लगभग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है 60% एज कम्पेयर टू पहले। आप देखेंगे कि 3.99 मतलब लगभग 4,000 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, और उसके बाद कंपनी को 5.26 यानी कि 526,000 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। 126 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसके चलते आपको और क्या चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपके लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न लेके आया हूँ। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो ये भी एक बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके प्रमोटर की होल्डिंग तो 56.19 है ही है। ये तो कंपनी के मेन ओनर से इनकी तो इतनी रहेगी। लेकिन उसके बाद मेन फैक्टर क्या रहता है कि क्या म्यूचुअल फंड, DII या FII की होल्डिंग्स है इसमें? जी जरूर है। आप इसमें DII, म्यूचुअल फंड और अपने क्या कहते हैं कि FII, इन तीनों का मिला के अगर आप रेशियो निकालोगे तो लगभग 40% बड़े लोगों के पास पड़ा है। तो 40% और लगभग मतलब अदर पार्टीज के पास तो इस कंपनी के अंदर मतलब नी के बराबर ही होल्डिंग है। तो ये एक चिंता का विषय। अगर आप अदर पार्टीज में मतलब हमारे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 13% की इसमें होल्डिंग्स है। ये मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो क्या कहते हैं अधिकतर इंट्राडे में प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के इसमें क्या कहते हैं कैटेगरी कम है, ये थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे जब बड़े लोगों का इसमें इतना हाथ है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कंपनी में। अभी ये मैं आपके लिए एक्चुअल फिगर्स लेके आया हूँ। ये देखिए कंपनी को अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी हर साल कंपनी की बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे पिछले साल के मुकाबले तो लगभग 1260 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। क्योंकि अगर उसके परसेंटेज वाइज में देखें तो परसेंटेज वाइज में ये खासा ज़्यादा आता है, लगभग 30 या 40% के लगभग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें टोटल इनकम की तो उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो कंपनी एक पॉजिटिव फैक्टर में है। मैं आपको फिर भी बता दूं कि उसके बाद 6 महीने में कंपनी का जो रिजल्ट है वो लगातार थोड़ा डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन कोविड के चलते जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है तब तक तो वो पॉजिटिव फैक्टर ही है। ये एक बात ध्यान रखिए। और मेन काम कंपनी का लोन प्रोवाइड करना है, लोन पे कंपनी को इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और अभी कंपनी की लोन प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी क्योंकि अभी कोरोना के चलते लोगों को बहुत दिक्कत हुई है, क्या मालूम कुछ लोग इंटरेस्ट पे करने में नाकामयाब रहे हो, ये भी दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे पर शेयर रेशियोज की अगर कंपनी की हम बात करें तो कंपनी का पर शेयर रेशियो हर साल बढ़ रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी की पोजीशन जो है बैलेंस शीट में वो तो एकदम स्ट्रांग दिख रही है। अगर इसके डाइल्यूटेड EPS की बात करें तो वो भी हर साल बढ़ रहा है, और वो एक तरीके से देखा जाए तो एक अच्छे YOY एक अच्छे परसेंटेज से बढ़ रहा है। अगर आप परसेंटेज इसका निकालोगे तो लगभग कम से कम 30% YOY का इंक्रीमेंट है ही है। ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। और अगर आप 2019 से 20 में देखोगे तो एक बढ़िया आउट परफॉर्म कर दिया बिजनेस ने।
341 से सीधा 538 की बुक वैल्यू पे छलांग लगा दी है कंपनी ने, और अभी कंपनी की 11 रुपए तक की बुक वैल्यू गिर चुकी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कम हुई है, ऐसा क्या कहते हैं कि वो दिख भी रहा है, बाहर बाजार में दिख भी रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 2019 से 20 में अगर कंपनी ने इतना आउट परफॉर्म कर दिया है तो भाई थोड़ा तो भाई कंपनी के जो इतने बढ़िया रिजल्ट आ जाते हैं, थोड़ी लोगों की जलन होती है, थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो राय वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में एक बार गिरावट हुई है 2020 में, अगर 19 के मुकाबले अगर हम देखें तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को। और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन में भी गिरावट है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी को गिरावट देखने को मिली है। तो बस यही फैक्टर में देखिए कि प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का फैक्टर आपके सामने आ गया कि इन तीनों मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। तो सीधी सी बात है कि जो कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बहुत आ गए, आप भी जानते हो कि जो फाइनेंस कंपनीज है उसके अंदर कितने सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो कंपनी को थोड़े कम इंटरेस्ट पेमेंट पे या नो कॉस्ट ईएमआई वाला जो फैक्टर आजकल चल रहा है, तो उसके चलते क्या कहते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। लेकिन ये एक प्रीमियम क्वालिटी स्टॉक है, ये सब मेरा मानना है, क्योंकि ये एक अच्छे से अच्छी एक एडवांस टेक्नोलॉजी पे चलता है। जैसे कि एचडीएफसी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में चलता है ना, वैसे कि ये बजाज फाइनेंस एक आपके फाइनेंस मतलब एनबीएफसी का ये प्रीमियम क्वालिटी स्टॉक है। इसके कॉम्पिटिटर में कोई नहीं आता है, ये जिस टेक्नोलॉजी को यूज करता है उस टेक्नोलॉजी को कोई और यूज नहीं करता है। इसके रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी में भी गिरावट देखने को मिली है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी में गिरावट देखने को मिल रही है, इसका भी यही रीजन है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। सीधी बात है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। आरओसी में भी लगभग कॉन्स्टेंटली रहा है। और इसका अगर हम रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट भी इसका कांस्टेंट रहा है, तो इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेरे ख्याल से इसलिए कम हुई है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है मार्केट में, और इसके चलते ये अगर 900,000 करोड़ तक का प्रॉफिट भी अभी तक ये दिखा रही है तो कंपनी एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके चलते अब हम इसके लिक्विडिटी रेशियोज पे ध्यान लगा देते हैं। अगर इसके लिक्विडिटी रेशियो की अगर हम बात करें तो 2019 के चलते तो गिरावट देखने को जो मिली है, लेकिन क्या कहते हैं कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं गिरा है। लेकिन जिस कंपनी का जो करंट रेशियो होता है वो अगर 1 से ज़्यादा होता है, तो मतलब 2 से भी ज़्यादा होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, क्योंकि कंपनी के करंट एसेट ज़्यादा है, क्योंकि जो कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज होगी वो एक अच्छे से कंपनी टाइम टू टाइम पे कर पाएगी। कि क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो भी कंपनी का खासा अच्छा है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए, दो राय देखा जाए कंपनी का, तो कंपनी एक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। 2.87 बहुत बढ़िया रेशियो कहलाता है, क्योंकि कंपनी को एक करंट सिचुएशन में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अभी कोविड आ भी गया तो भी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप देखिए कंपनी आधी कंपनियां लॉस कर रही है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखोगे एक खासा मतलब प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला है। सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक है जो एक बढ़िया परफॉर्म किया, और इसके चलते भी इसने 900,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। और इसका क्विक रेशियो और करंट रेशियो दिखा रहा है कि कंपनी को 2 साल तक भी अगर कोई टेंशन हो जाए तो भी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रेशियो इतना बढ़िया है कंपनी का भी। और इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को अगर हम देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो इसका खासा ज़्यादा है, ये एक टेंशन की बात है। और ये तो डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब क्या कहते हैं कि इस कंपनी का ज़्यादा ही होगा, ये भी आप एक बार ध्यान रखिए। आप अगर आप लोग बोलते हैं कि आइडियल क्विक रेशियो, आइडियल जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो 2:1 होता है, ऐसा मेरा मतलब ये मेरा भी मानना है कि दूसरी कंपनीज का होता है। लेकिन यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कंपनी को पहले दूसरों से पैसे लेने पड़ते हैं, फिर कंपनी लैंड करवाती है। इस कंपनी का ये काम नहीं है कि पहले डिपॉजिट लेना फिर लोगों को लोन देना, ऐसा बैंक का काम होता है। नॉन बैंकिंग क्या करता है, पहले लोन पे पैसा लेता है, मतलब कम रेट पे वो पैसा लेता है और उसको ज़्यादा रेट पे पैसा देना। मतलब क्या हुआ कि एक जने से 1000 करोड़ ले लिए 2% पे और 4% पे मार्केट में देना, तो वो जो 2% होता है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो इसमें तो दो राय नहीं है कि कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का ज़्यादा ही होगा, क्योंकि कंपनी दूसरों से पैसा लेके फिर दूसरों को पे कर रही है। तो ऐसे में आप देखिए कि कंपनी का पिछले साल से डेट टू इक्विटी रेशियो कम हुआ है, ये एक पॉजिटिव बात है, आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए। और कंपनी के पास तो अभी मतलब इस पोजीशन में भी आ गई है कि खुद का पैसा भी बहुत है, तो एक तरीके से थोड़े साल में तो ये आपको इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी मेरे ख्याल से पूरा माइनस में आ जाएगा। माइनस में तो नहीं मतलब 1 से कम में आ जाएगा, ये भी एक पॉजिटिव बात है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका गिरा है, जो कि चिंताजनक की बात है, क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करने, कंपनी की जो अर्निंग्स है वो 1.77 टाइम्स ही आ रही है उसके इंटरेस्ट पेमेंट के हिसाब से।
तो ये एक टेंशन वाली बात है कंपनी के लिए, क्योंकि क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो खासा बढ़ना चाहिए हर साल, क्योंकि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हर साल बढ़ता है तो मतलब उसका मतलब ये होता है कि कंपनी की जो अर्निंग्स है उसका उतना टाइम कंपनी इंटरेस्ट पे कर सकती है, ये एक माना जाता है। अब इसके ग्रोथ रेशियोज की अगर हम बात करें तो ग्रोथ के हिसाब से तो देखा जाए तो कंपनी मतलब एकदम टॉप क्लास की है। CAGR की सेल देखिए, कंपनी के हर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसके चलते मतलब ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। 40% से ज़्यादा का इसका CAGR है, उसके चलते और क्या चाहिएगा, मतलब 15% का CAGR लोग बोलते बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, ये तो 40% के ऊपर के CAGR से चल रहा है, और उसमें अगर थोड़ी सी गिरावट हो जाती है तो क्या होता है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नेट प्रॉफिट परसेंटेज में क्यों गिरावट है, आपको पता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया मार्केट में, इसके चलते थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी पे इस पे अफेक्ट पड़ा है। अब इसके CAGR परसेंटेज की अगर हम बात करें, अगर इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो वो भी हर साल बढ़ते गए हैं। तो इसमें भी मतलब कंपनी की जो एसेट की जो क्वालिटी है, मतलब जो एसेट की जो सिचुएशन है मतलब बैलेंस शीट के अंदर, वो भी बहुत बढ़िया है। तो मतलब कंपनी एक तरीके से देखा जाए एक बैलेंस शीट में तो कंपनी एकदम स्ट्रांग लग रही है, बहुत ही बढ़िया कंपनी लग रही है मेरे को ये। और बजाज फाइनेंस को आप देखिए, मतलब काम करने के हिसाब से इस कंपनी को 5वां रैंक दिया गया इंडिया की मतलब टॉप 5 कंपनी में से ये एक हो गई है, और वर्ल्ड की मतलब क्या कहते हैं कि एशिया के अंदर की 11वीं सबसे बेस्ट लार्ज वर्क प्लेसेस में से ये एक हो गया। तो आप देखिए कि कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इंडिया में टॉप 5 पे चल रही है अगर वर्क प्लेस के हिसाब से बात करें, इतना बढ़िया इसका वर्क प्लेस है। और उसके अलावा अगर हम एशिया के बारे में बात करें तो 11 पे इसे कंपनी रैंक कर रही है। तो आप सोचिए भाई साहब यार, इतनी सारी कंपनियां लिस्टेड है, मतलब कम से कम लाखों कंपनियां लिस्टेड होगी अगर एशिया के बारे में बात करें, उसमें से अगर 11वें नंबर पे कंपनी आ रही है तो क्या कंपनी प्रीमियम क्वालिटी नहीं होगी, क्या इसका स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे नहीं मिलेगा आपको? सीधी सी बात है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलेगा आपको ये स्टॉक। अगर इसकी हम वन लेस थिंग टू वरी अबाउट, आपके मतलब कस्टमर्स के लिए इन्होंने जो है कि ये मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो बिल्कुल नो कॉस्ट EMI पे ये लोग कवर करते हैं, और उसके अलावा डिजिटल हेल्थ EMI नेटवर्क कार्ड भी इन्होंने निकाल दिया, जिससे कि क्या होगा, मतलब अगर आपको कभी भी कुछ हो जाता है तो आपको एक डिजिटल हेल्थ EMI कार्ड दिया जाएगा, तो उससे आप डायरेक्ट स्वाइप करके आप अपने हॉस्पिटल का बिल पे कर सकते हैं। और इसमें क्या कहते हैं कि 4 लाख तक की लिमिट है, और इसमें कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, और इससे कंपनी के जो पार्टनर हॉस्पिटल्स है वो भी 5500 से ज्यादा है, मतलब इतने हॉस्पिटल में आप इसको स्वाइप कर सकते हो। तो और क्या चाहिए, मतलब कंपनी क्या कहते हैं कि साथ साथ में लोगों की हेल्थ पे भी नजर डाल रही है, और क्या चाहिए लोगों को। अब लास्ट एंड फाइनल, इस कंपनी को क्या करना है, लेना है या नहीं लेना है। देखिए भाई साहब, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि ये स्टॉक आप करंट मार्केट प्राइस पे भी ले सकते हो। लेकिन मैं एक बात और बोल रहा हूँ, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा, कि कंपनी भले ही अच्छी है लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जो मतलब हैवी रिस्क वाली बात है, वो ये है कि स्टॉक में इंट्राडे बहुत ज़्यादा होता है, और क्या कहते हैं कि अपने जो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लोग हैं वो इसमें निवेश बहुत कम करते हैं, तो ये एक टेंशन वाली बात है। लेकिन अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक अच्छे रिटर्न के लिए, लेकिन आप इसमें पूरा पैसा मत लगाइएगा। मतलब अगर आपके पास सपोज आपको इसके 10 शेयर लेने हैं, ठीक है, तो अभी आप 2 शेयर खरीदिए, अगर उसके बाद शेयर की रेट बढ़ जाती है तो इस शेयर को रहने दीजिए आप। लेकिन उसके बाद अगर सपोज अभी 3300 से स्टॉक आता है 3200 पे, तो आप अपने होल्डिंग में एक शेयर को और लीजिए। फिर उसके बाद अगर 3000 के लेवल तक स्टॉक आता है तो 3-4 शेयर और लीजिए, फिर एक लेवल पे रुक जाइए, फिर अपन ना एक हाई लेवल बनाइए। मतलब 3000 पे आप रुक गए तो उसके बाद 2700 तक आप वेट कीजिए, फिर 2700 पे आप और शेयर लीजिए इसके अंदर, फिर 2-3 शेयर और लीजिए, ऐसा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एवरेज प्राइस है वो सेटल हो जाएगा। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, ज्यादा कमाने के लालच में वो एक ही बार में पूरा पैसा डाल देते, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा डिप डिप में लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी शेयर ऐसा नहीं होता है कि एकदम से चढ़ गया तो वो वापस गिरेगा नहीं भाई, अच्छे अच्छे शेयर गिर जाते हैं। बजाज फाइनेंस को आप देखिए 5000 का इसने लगभग हाई बना दिया था और अभी 3300 पे ट्रेड हो रहा है, और ये तो कुछ भी नहीं है। अभी 5 महीने पहले ये स्टॉक 1900 रुपए पे चल रहा था और लोग बोल रहे थे कि भाई साहब 2500 रुपए पे भी आपको लाखपति बना देगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब।
अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी 3,300 पे ले लूंगा तो 5 साल में आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा भी नहीं होता बिल्कुल भी। क्या हो जाएगा, शेयर की प्राइस ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा मिनिमम एक रिटर्न का वो आपका जो मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप निकालिए कि आपको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, आप उसका अपना हिसाब से टारगेट बनाइए। लेकिन अगर कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उस पर प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेडिक्शन क्या कहते हैं कि किसी भी चीज का नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं होता है। तो मैं होप करता हूँ आपको बजाज फाइनेंस लिमिटेड का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छे से समझ में आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूँ। ओके, थैंक यू।